हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज रितेश। अगर सीधी बात नो बकवास वाली बात करें कि कैसे क्या करना है, तो ये जो पूरा वीडियो है ये डेटाबेस से रिलेटेड होगा। ठीक है। और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, या फिर बोल सकते हो वाइवा पर्सपेक्टिव से, या फिर कॉलेज पर्सपेक्टिव से, तो इस वीडियो में पूरा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जो जो इम्पोर्टेंट हो सकती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हाँ यार, थोड़ा सा लुक वियर्ड है ना, पर उस पर नहीं जाते हम लोग, डायरेक्ट हम लोग डेटाबेस समझते हैं। तो सबसे पहले समझो कि डेटाबेस क्या होता है। पुराने ऑफिसेस में देखोगे तो कलेक्शन होता है ना, देखोगे क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन में देखोगे तो क्या होता है, फाइल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, पुलिस का रिकॉर्ड, मतलब जो भी क्रिमिनल होते हैं उनका सारा रिकॉर्ड होता है। तो इसी तरीके से डेटाबेस भी होता है। डेटाबेस में क्या होता है ना कि इंटर रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हैं। क्या मतलब है उसका? इंटर रिलेटेड डेटा का मतलब ये हुआ कि मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, रोल हो सकता है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो सब को स्टोर करके कहीं पर रख दिया जाए उसको बोलते हैं डेटाबेस। अब क्यों स्टोर किया जाए? स्टोर इसलिए किया जाए क्योंकि उसमें हम लोग अगर कुछ भी बाद में इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई वैल्यू डालना चाहते हैं तो हम इजीली दे सकते हैं। उस वैल्यू को हम कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे कोई भी चीज़ें हम लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो क्या डेटाबेस का डेफिनेशन याद हो गया हमें? हाँ, याद हो सकता है। क्या क्या हुआ डेटाबेस का डेफिनेशन? डेटाबेस जो है वो कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डेटा का। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, डेटाबेस जो है वो कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड डेटा का, विच हेल्प्स इन एफिशिएंट। किस लिए यूज क्यों आता है? एफिशिएंट रिट्रीवल, इंसर्शन या फिर डिलीशन कोई भी डेटा का डेटाबेस से। ये हो गया खत्म डेटाबेस। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? भाई डेटाबेस तो हम समझ गए कि इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन हो जाता है डेटाबेस। तो मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। क्यों सॉफ्टवेयर होता है? सॉफ्टवेयर होता है क्योंकि वो अपने आप ही मैनेज कर सके। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आप ही मैनेज कर सके। तो ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो गया? एक सॉफ्टवेयर हो गया जो कि क्या, डेटाबेस को मैनेज करे। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है? जैसे माई सिक्वल हो गया, ओरेकल हो गया। ये सब लैंग्वेजेस होते हैं जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। दो चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ से, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है। अब देखो, ये सब में हम नहीं आएंगे, बेसिकली हिस्ट्री देख लो। सबसे पहले ये जो डेटाबेस जो है वो 3 मेन पेजेस में है। सबसे पहले फाइल बेस्ड सिस्टम, देन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर नो सीक्वल जो लैंग्वेज है उससे हम लोग मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं। फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता था कि डेटा जो है फ्लैट फाइल में स्टोर होता था। ठीक है। जैसे हम लोग के कंप्यूटर में यूज होता है, जैसे हम लोग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे यूज होता है। ठीक है ना। तो उस तरीके से यूज होता था, तो उसको बोलते हैं फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। उसके बाद ये इवॉल्व होकर जो डेटा जो है वो टैब्यूलर फॉर्म में स्टोर होना शुरू हुआ। टैब्यूलर फॉर्म करने का मतलब एक टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होना शुरू हुआ। जब एक टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होना शुरू हो गया डेटा को, तो उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर नो सीक्वल, इसको मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखो, वाई डेटाबेस इज इम्पॉर्टेंट, ये यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा कि डेटाबेस आखिर इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। देखो, सबसे पहले डेटाबेस में ना रिडंडेंसी और डेटा इनकन्सिस्टेंसी को मिनिमाइज किया जा सकता है। क्या मतलब है रिडंडेंसी? देखो, मेरा नाम रितेश है, ठीक है ना। अब रितेश जो है, अगर वो मल्टीपल लोकेशन पे, जैसे रितेश है, रितेश का नाम है, रितेश का रोल नंबर है, रितेश का क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कॉलेज पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अगर एक ही डेटा को, अगर मेरा ही, अगर कॉलेज वाले क्या करें कि मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो मल्टीपल लोकेशन पे कॉपी करे, तो क्या होगा, उसका डेटाबेस का साइज बढ़ जाएगा। तो साइज बढ़ जाएगा तो वो क्या है, वो एक तरह से डिसएडवांटेज है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एडवांटेज क्या है कि रिडंडेंसी को कम करता है, इनकन्सिस्टेंसी को कम करता है। पहला समझिए रिडंडेंसी क्या होता है। अगर एक ही डेटा मल्टीपल लोकेशंस पे कॉपीड है तो उसको बोलते हैं रिडंडेंसी। और डेटा इनकन्सिस्टेंसी का मतलब क्या है कि डेटा इनकन्सिस्टेंसी वो होता है जिसमें कि एक ही जो डेटा होता है ना वो मल्टीपल लोकेशन पे वैल्यू अलग अलग होता है। क्या मतलब है? जैसे हम रितेश हैं, ठीक है ना, मेरा नाम रितेश है। अब क्या हुआ कि रितेश एक जगह पे रोल नंबर 1 पे रितेश लिखा हुआ है, फिर वही रोल नंबर 1 पे किसी जगह पे
रितेश ना लिख के कुछ दूसरा नाम लिखा हुआ है, हालांकि रोल नंबर 1 मेरा ही है, पर मल्टीपल लोकेशन पे जो चेंज हो गया, मेरा नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, तो उसको बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, कि डेटा जो है कंसिस्टेंट नहीं है। और क्या कर सकते हैं, देखो सिंप्लीफाइड डेटा एक्सेस मीन्स हम लोग डेटा एक्सेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीन्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ये बोलो ना कि इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। और क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी होता है, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इजीली आप मतलब चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए सिक्योरिटी मेंटेन होता है। और क्या होता है, कंकरेंट एक्सेस ऑफ डेटा इज पॉसिबल। क्या मतलब है इसका, अगर हम चाहें कि रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 का डेटा एक ही साथ चाहिए तो हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया। और एक जो इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है वो होता है बैकअप एंड रिकवरी मैकेनिज्म। बैकअप इज पॉसिबल इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बट फाइल सिस्टम में बैकअप हो सकता है, ये नहीं बोल रहे कि नहीं हो सकता, बट इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो एडवांटेजेस क्या हो गया, मिनिमम रिडेंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, डेटा सिक्योरिटी इज पॉसिबल, है ना। फिर डेटा को एक्सेस हम इजीली कर सकते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे डेटा को एक ही साथ एक्सेस कर सकते हैं जिसको कंकरेंट एक्सेस बोलते हैं। एंड बैकअप इज पॉसिबल, बैकअप एंड रिकवरी मैकेनिज्म इज पॉसिबल इन द केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसी का अगर डिसएडवांटेज बोला जाए, मतलब एडवांटेज क्या बोलते हैं इसको, फाइल सिस्टम का डिसएडवांटेज बोला जाए तो इसी को ऑपोजिट कर दोगे तो बन जाएगा फाइल सिस्टम का डिसएडवांटेज, ठीक है ना। अब आते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट ही आते हैं, सीधे आ जाते हैं हम ईआर मॉडल पे। ईआर मॉडल क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है। एंटिटी क्या होता है, एंटिटी देखो जो भी थिंग फिजिकली एग्जिस्ट करता है उसको हम एंटिटी बोलते हैं। क्या मतलब, पर्सन फिजिकली एग्जिस्ट करता है उसको एंटिटी बोलेंगे। कार फिजिकली एग्जिस्ट करता है, हाँ कार जो है उसका 4 व्हील्स होता है, कलर होता है, शेप होता है, साइज होता है, तो उसको वो एक फिजिकली एग्जिस्ट करता है। तो जो भी चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं एंटिटी, ठीक है ना। ये समझे एंटिटी क्या होता है, ठीक है। एंटिटी सेट क्या होता है, अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है, स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो एंटिटी सेट हो गया। एक स्टूडेंट जो है वो एंटिटी, एक स्टूडेंट एक एंटिटी है, अगर कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंटिटी सेट हो जाएगा। इसी तरीके से एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट समझो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पूछा जाएगा तुम्हें, इसमें भी पूछा जाएगा। एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। किसका प्रॉपर्टीज होता है, एंटिटी का प्रॉपर्टीज होता है। जैसे हम हेरिटेज, लेट से मेरा कोई प्रॉपर्टी, लेट से एक कार है, कार का क्या है, कलर रेड है, तो रेड क्या हो गया, उसका एट्रीब्यूट हो गया। मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। अब बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे की एट्रीब्यूट हो गया, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट हो गया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया, डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया। तो की एट्रीब्यूट क्या होता है, की एट्रीब्यूट वैसा एट्रीब्यूट होता है ना जो कि एक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। क्या मतलब है, अगर कोई स्टूडेंट का अगर हमें रोल नंबर पता चल जाएगा तो क्या हम उसका सारा डिटेल्स निकाल सकते हैं, हाँ या ना, निकाल सकते हैं भाई, सारा डिटेल्स निकल जाएगा। तो की एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट हो गया जो कि एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे। अब क्योंकि ये एट्रीब्यूट को हम लोग ओवल शेप से डिनोट करते हैं, एट्रीब्यूट को हम लोग ओवल शेप से डिनोट करते हैं, देखो ओवल शेप से डिनोट किया गया है, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि ये की एट्रीब्यूट था इसीलिए इसमें अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट को कहते हैं जो कि दो से अधिक एट्रीब्यूट से मिलकर बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस में स्ट्रीट भी आ जाएगा, सिटी भी आ जाएगा, स्टेट भी आ जाएगा, कंट्री भी आ जाएगा, तो इस ऐसे एट्रीब्यूट को क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, समझे। इसी तरीके से मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मतलब अगर कोई एट्रीब्यूट का एक से अधिक वैल्यू हो, अगर कोई एट्रीब्यूट का एक से अधिक वैल्यू हो तो उसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। क्या मतलब है, जैसे फ़ोन नंबर मेरे पास एक से अधिक फ़ोन नंबर हो सकते हैं, तो वैसे एट्रीब्यूट को बोलेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड था, इसको याद करने के लिए आप समझ सकते हो कि डबल ओवल का यूज होता है इसमें, ठीक है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो ऐसे एट्रीब्यूट जो दूसरे के वैल्यू से डिराइव होते हैं, जैसे एज किससे डिराइव होगा, डेट ऑफ बर्थ से डिराइव होगा। हम डायरेक्टली किसी भी पर्सन का एज को हम निकाल नहीं सकते, किसी चीज़ से निकालना होगा, तो इसी तरीके से डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है।
इसको हम लोग अंडरलाइन डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पर भी डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ कुछ मिलेगा तो उसमें समझना है कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्विक रिवीजन करें क्या? ज़रूरत नहीं है, वीडियो को इधर उधर करके हम लोग रिवीजन कर सकते हैं या सो ये सब चीज़ें बताते रहना बीच बीच में, थोड़ा सा माइंड अच्छा रहता है ना, भूल जाते हैं चीज़ों को। चलो रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप जो है एसोसिएशन होता है बिटवीन एंटिटी। अब क्या मतलब है एसोसिएशन का? अरे हाउ दे आर रिलेटेड, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। मीन्स रिलेशनशिप मतलब एक स्टूडेंट जो है कोर्स से कैसे रिलेटेड है, मीन्स रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे स्टूडेंट जो भी रिलेशनशिप को हम लोग डायमंड शेप में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट जो है वो कोर्स में क्या है, इन्वॉल्व है, इसी को क्या बोलेंगे कि रिलेशनशिप टाइप, मतलब इस तरीके से रिलेशनशिप हो सकता है। ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। कि डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप मतलब क्या, द नंबर ऑफ डिफरेंट एंटिटीज सेट पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप। डिग्री मतलब क्या, डिग्री कहाँ पढ़े होगे, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होगे, डिग्री ऑफ अ नोड निकालने के लिए, राइट। सो डिग्री मतलब क्या कि कितने नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई भी रिलेशनशिप में, उसको बोलते हैं डिग्री। क्या मतलब है डिग्री का, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे देखो कहाँ पर गया, जैसे देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट गाइड एक रिलेशनशिप है, इसमें प्रोफेसर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी पार्टिसिपेट हो रहा है और स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट हो रहा है। तो इसमें क्या है, 3 एंटिटीज जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। इसका डिग्री क्या है, 3 है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को तुम भी ऐसे बताते हो रितेश कि हमें समझ में नहीं आता है। चलो अब आगे बताओ क्या है। डिग्री समझ गए, डिग्री मीन्स नंबर ऑफ, हाँ वही नंबर, कितना पार्टिसिपेट करते हैं उसको डिग्री बोलते हैं। अच्छा तो कैसे क्या 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 हो सकता है, एक भी पार्टिसिपेट कर सकता है कोई रिलेशनशिप में, बेचारा सिंगल करेगा क्या, कोई नहीं। 2 भी पार्टिसिपेट कर सकता है, एन एरे रिलेशनशिप होता है। यूनरी रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसमें कि सिर्फ एक ही एंटिटी पार्टिसिपेट करता है। जैसे एक स्टूडेंट जो है वो फ्रेंड होता है अपने आप का, तो उसको यूनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। अ पर्सन इज मैरिड टू अ पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन से मैरिड करता है तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, यूनरी रिलेशनशिप। एक एम्प्लॉय जो है वो कुछ चीज़ मैनेजेस एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो है अदर एम्प्लॉय को मैनेज करता है, तो वो क्या है, एक यूनरी रिलेशनशिप है कि एक ही रिलेशनशिप हुआ। अब समझे तो बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। व्हेन 2 एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप, जब 2 एंटिटी अगर कोई रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करता है तो उसको बोलते हैं यूनिरी रिलेशनशिप। जैसे आप स्टूडेंट हो, है ना, स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉलेज में जाके कोई भी कोर्स को अटेंड करते हैं। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कोई भी कोर्स को अटेंड कर रहा है, तो 2 एंटिटी हो गया, एक एंटिटी हो गया स्टूडेंट, एक एंटिटी क्या हो गया, कोर्स हो गया, हाँ ठीक है। तो बाइनरी रिलेशनशिप हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर कोई प्रोफेसर जो है वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो 2 एंटिटी जहाँ पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी रिलेशनशिप, ठीक है। एनरी रिलेशनशिप क्या होता है, जहाँ पर 1 से 2 से अधिक रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं एनरी रिलेशनशिप। कार्डिनलिटी भी पढ़ना है। कार्डिनलिटी क्या होता है, कार्डिनलिटी द नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिसिपेट कर हो रहा है। मीन्स प्रोफेसर जो है वो एक ही बार गाइड कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि इसका कार्डिनेटिव 1 है। देखो रिलेशनशिप पढ़े, एसोसिएशन होता है एंटिटीज़ के बीच में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाउंड्री यूनरी रिलेशनशिप होता है, बाइनरी रिलेशनशिप होता है और एनरी रिलेशनशिप होता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं कार्डिनलिटी क्या होता है। कार्डिनल नंबर पढ़ा होगा तुम लोग, कार्डिनल नंबर नहीं भी पढ़ा होगा छोड़ो ना। कार्डिनल नंबर देखो कार्डिनलिटी क्या होता है कि एक एंटिटी हम कितने बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई भी रिलेशनशिप में। अब यहाँ पर वो नॉर्मल रिलेशनशिप के बारे में नहीं बात करते हैं, ठीक है ना। कार्डिनलिटी मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटीज ऑफ एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। समझ गए। 1 to 1 होता है, मैनी टू 1 होता है, मैनी टू मैनी होता है, ठीक है। 1 to 1 का मतलब क्या हुआ,
जब एक एंटिटी जो है वो अदर एंटिटी से पार्टिसिपेट कर रहा है सिर्फ एक बार, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, 1-to-1 रिलेशनशिप। जैसे एक ड्राइवर जो है एक टाइम पे कार ड्राइव कर सकता है और कुछ कर सकता है। अगर ड्राइविंग कर रहा है तो एक ही बार मतलब एक ही टाइम पे या तो कार ड्राइव करे या तो कुछ करे। पर्सन का एक ही आधार होता है, तो आधार और पर्सन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, 1-to-1 रिलेशनशिप है। ठीक है, समझ गए 1-to-1 कैसे हुआ। जैसे आ मेल इज मैरिड टू फीमेल, तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया। इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ठीक है, 1-to-many रिलेशनशिप समझो। 1-to-many मतलब अगर एक एंटिटी जो है वो दूसरे एंटिटी से मैनी टाइम्स पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं 1-to-many रिलेशनशिप। क्या मतलब, जैसे देखो, when entities in one entity set can participate only once in a relationship and other entities can take participate more than once, उसको बोलते हैं 1-to-many। मतलब पहला जो एंटिटी है वो सिर्फ एक ही बार पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो दूसरा एंटिटी है वो और बार पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको बोलते हैं 1-to-many रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेसर क्या करते हैं कि टीच करते हैं कोर्स को, बट एक प्रोफेसर है, ध्यान से समझना, प्रोफेसर क्या करते हैं, टीच करते हैं क्या, कोर्स को। तो प्रोफेसर एक है पर कोर्स कैन बी मैनी। It might happen that a professor of ML can teach neural network. A professor of ML can teach neural network, data structures and algorithm and many more. So प्रोफेसर तो एक ही है पर इट कैन टीचेस मैनी सब्जेक्ट, तो इसीलिए 1-to-many रिलेशनशिप मीन्स 1-to-many मतलब क्या, अगर एक एंटिटी सेट अगर मैनी एक एंटिटी जो है वो सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट कर रहा है पर दूसरा एंटिटी जो है वो मोर देन वंस पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, 1-to-many रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन वन डिपार्टमेंट बट दे आर मैनी एम्प्लॉयज। ध्यान से समझो, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, देखो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट के लिए एक ही एम्प्लॉय काम कर सकता है, बट एन नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैन वर्क इन वन डिपार्टमेंट। क्या मतलब इसका, हम मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, मान लो तुम फाइनेंस में काम कर रहा है, तो हम लोग दोनों का डिपार्टमेंट क्या है, एक ही होगा। तो डिपार्टमेंट कैन बी वन बट इट कैन बी वर्क फॉर मैनी एम्प्लॉयज। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा तो ये समझो ना कि प्रोफेसर जो है वो टीच कर रहा है मैनी कोर्सेज। इसी तरीके से डिपार्टमेंट में n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैन वर्क इन वन डिपार्टमेंट। सो या दिस इज क्लियर नाउ। अब मैनी टू मैनी समझते हैं। मैनी टू मैनी मतलब जब दोनों एंटिटी जो है वो मोर देन वंस पार्टिसिपेट करता है, उसको बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, n नंबर ऑफ स्टूडेंट टेक्स n नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मतलब 1 2 3 4 5 स्टूडेंट है, उन्होंने 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट ले लिया, तो उसको बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, m नंबर ऑफ कस्टमर कैन ऑर्डर n नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मैनी टू मैनी में या फिर 1-to-many में जो n नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल है उसको n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पर जो एक ही बार पार्टिसिपेट करता है उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डबल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हालांकि अभी नहीं जाते इस पर। टोटल पार्टिसिपेशन मतलब अगर पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है, जितना एंटिटी है वो पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन, उसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्शियल पार्टिसिपेशन मतलब सिर्फ एक ही बार, मीन्स द एंटिटी सेट मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप इज कॉल्ड पार्शियल पार्टिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम कोर्सेज आर नॉट इनरोल्ड बाय एनी ऑफ द स्टूडेंट, द पार्टिसिपेशन विल बी पार्शियल मतलब कोई सेट ऐसा है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल रिलेशनशिप। ठीक है, पार्शियल क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेशन। अब देखो वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है। भाई साहब बहुत दिमाग खराब हुआ इसमें याद करने में। वीक एंटिटी क्या होता है, मतलब जब पढ़ रहे थे तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है। सो देखो वीक एंटिटी क्या होता है। वीक एंटिटी वो एंटिटी होता है ना जो कि दूसरे पे डिपेंड होता है। क्या मतलब है, a weak entity there exists some entity for which key attribute can be defined, उसको बोलते हैं weak entity। ठीक है,
इसको हम समझते हैं, कहाँ पर है ये। As discussed before, an entity type has a key attribute that uniquely identifies each entity in the entity set, but there exists some entity for which key attribute can't be defined. Those are called weak entity. जैसे सेक्शन, हाँ समझो, वीक एंटिटी क्या होता है? वीक एंटिटी वो एंटिटी होता है जिसके लिए कोई भी एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो तुम? देखो वीक एंटिटी क्या होता है ना कि अगर ऐसा कोई एंटिटी है, जैसे नेम हो गया, जैसे मान लो तुम्हारा नेम हो गया, तो तुमको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हारा नेम काफ़ी है। हम बोलेंगे कि अच्छा ये इंसान है, इनको जानते हो? तो बोलेगा कि हाँ, इट माइट हैपन दैट देयर मे बी सेवरल स्टूडेंट बिलोंगिंग टू योर नेम, बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू फाइंड द स्टूडेंट, राइट। सो हम बोल सकते हैं ना कि वीक एंटिटी वो एंटिटी होता है जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसके लिए कोई की एट्रीब्यूट नहीं होता। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग सीएससी में हैं, तो सीएससी में हम ये बता सकते हैं कि सीएससी जो है उसमें कितने स्टूडेंट हैं, बट ये हम नहीं बता सकते हैं कि सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं। समझ रहे हो? समझो, वीक एंटिटी क्या होता है? जिसका एट्रीब्यूट, हम लोग की एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं होता है। फिर से समझो कि हम एक क्लास को, जैसे सीएससी एक क्लास हुआ, मान लो क्लास 11 में हम बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं टोटल, पर हम ये नहीं बता सकते कि सेक्शन बी में कितना स्टूडेंट है। अगर हम ये बताएं कि क्लास 11 बी में कितना स्टूडेंट है तो हम बता सकते हैं, बट एज इसी तरीके से हम नहीं बता सकते हैं कि सेक्शन बी में कितना स्टूडेंट है, क्योंकि हम पूछेंगे ना कि कौन से सेक्शन की बात कर रहे हो। तो ऐसे एंटिटी जिसके लिए की एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं है उसको बोलते हैं वीक एंटिटी। इसको डबल रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, ठीक है। द पार्टिसिपेशन ऑफ अ वीक एंटिटी टाइप इज ऑलवेज टोटल। ये याद रखना कि हमेशा टोटल होता है। ये क्यों टोटल होता है ये देख लेना। द रिलेशनशिप बिटवीन अ वीक एंटिटी टाइप एंड इट्स आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप इसको आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल डायमंड। जहाँ पर भी डबल डायमंड आ जाए समझ लेना भैया कि एक वीक एंटिटी होगा, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगा, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी के जो रिलेशनशिप बोलते हैं उसको आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बोलते हैं। इसी तरीके से समझो। अब आ जाते हैं हम लोग रिलेशनल मॉडल पे। क्या होता है रिलेशनल मॉडल? जो भी डेटा है अगर टेबल्स के फॉर्म में स्टोर है उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस, ये याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग एनोमलीज पे। एनोमलीज मतलब क्या? एनोमलीज मतलब डिफ़िकल्टी। एनोमलीज मतलब क्या? डिफ़िकल्टी मीन्स इरेगुलरिटी। एनोमलीज बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान रखना। एनोमली क्या होता है कि इरेगुलरिटी होता है। क्या मतलब? एनोमली मतलब डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी मतलब इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी मतलब जो वैल्यू है वो जैसा वैल्यू आना चाहिए वैसा नहीं आया तो उसको बोलते हैं एनोमली। तो ऐसे बताओगे हमको? हाँ ऐसे ही बताना कि जैसा मतलब वैल्यू आना चाहिए था अगर वैसा नहीं आया तो उसको हम लोग एनोमली बोलते हैं। मीन्स एनोमली जो होता है वो इरेगुलरिटी होता है विच डिविएट्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल स्टेट, ठीक है ना। तो 3 टाइप्स का एनोमली होता है, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली एंड अपडेशन एनोमली। क्या मतलब है? एनोमली क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? अगर ओरिजिनल वैल्यू से डिविएट कर जाता है हमारा एक्चुअल वैल्यू तो उसको बोलते हैं एनोमली बोलते हैं, और ये डेटाबेस में ऑफन होते रहता है, मीन्स होते रहता है। इंसर्शन एनोमली होता है, डिलीशन एनोमली होता है और अपडेशन एनोमली होता है। इंसर्शन एनोमली मतलब क्या? हम लोग कोई वैल्यू को इंसर्ट करना चाह रहे हैं और वो इंसर्ट नहीं हुआ, है ना। इंसर्ट करना चाह रहे हैं पर वो इंसर्ट नहीं हुआ किसी रीजन की वजह से, तो उसको बोलते हैं इंसर्शन एनोमली। डिलीशन और अपडेशन एनोमली मतलब क्या? डिलीशन, अगर हम कोई वैल्यू को डेटाबेस से डिलीट करना चाह रहे हैं। अब डेटाबेस मैंने बताया डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड इंटर रिलेटेड डेटा को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। तो डिलीशन एनोमली क्या होता है? डिलीशन, अगर कोई वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं और वो डिलीट नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? डिलीशन एनोमली बोलेंगे। इसी तरीके से अपडेशन एनोमली क्या हुआ? कोई वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं वो अपडेट नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे अपडेशन एनोमली। खत्म कहानी, एनोमली खत्म, समझ गए। अब समझो सुपर की क्या होता है। देखो इधर उधर बता रहे हैं, कैंडिडेट की, सुपर की, प्राइमरी की, ये सब की होता है, पर ये समझ लो सुपर की क्या होता है, छोड़ो बाद में समझेंगे। अच्छा यहीं पर है सारा कीस, यहीं पर है तो ठीक है।
एक बार कीज को समझ लेते हैं। कीज वेरी इंपॉर्टेंट, एनोमली के बाद कीज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले कैंडिडेट की समझो। देखो ये जो टेबल है, देखो इसमें क्या है, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, आधार नेम है, एड्रेस है, पैन नंबर है, कॉन्टैक्ट है। तो प्राइमरी की क्या होता है ना कि वो की होता है, जैसे रोल नंबर बताए थे, जैसे 101, अगर 101 हमें पता चल जाएगा तो स्टूडेंट नेम भी पता चल जाएगा, उसका आधार कार्ड भी पता चल जाएगा, एड्रेस भी पता चल जाएगा, पैन नंबर भी पता चल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर पता चल जाएगा। हालांकि कुछ डिटेल्स हैं या ये सब हमारे काम पे नहीं आएंगे। हाँ, एड्रेस काम आ सकता है, अनलेस एंड अनटिल, बाकी का तुम देख लो। चलो, फ़ोन नंबर भी काम आ सकता है। हाँ, खुरपाती दिमाग चल रहा है लेकिन ना, कोई नहीं। प्राइमरी की देखो, प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की वो की होता है जिससे कि हम लोग अदर एट्रीब्यूट्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सो प्राइमरी की एक की होता है, प्राइमरी की इज अ की फ्रॉम विच अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल कैन बी आइडेंटिफाइड, मीन्स ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल कैन बी आइडेंटिफाइड, उसको बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है। इट इज़ अ यूनिक की, यूनिक की होना चाहिए, मतलब 101 से रिलेटेड और कोई डेटा नहीं होना चाहिए। 101 फिर बोल दिए 101 फिर से नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्राइमरी की इज अ यूनिक की फ्रॉम विच डेटा कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। इसी तरीके से कैंडिडेट की होता है। कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमल सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इज नोन एज कैंडिडेट की। फॉर एग्जाम्पल इनरोल नंबर, आधार नंबर एंड पैन नंबर। इनरोल नंबर, आधार नंबर और पैन नंबर से हम स्टूडेंट नेम भी पता कर सकते हैं, एड्रेस भी पता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी बता सकते हैं। द वैल्यू ऑफ कैंडिडेट की इज यूनिक एंड नॉट नल फॉर एवरी टपल। There can be more than one candidate key in a relationship. For example, आधार नंबर, पैन नंबर both are candidate key for student relation. क्या पढ़ के निकल रहे हो तुम? देखो कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट की भी एक तरह का प्राइमरी की होता है, बट प्राइमरी की इज अ यूनिक की, राइट। कैंडिडेट की कैन बी ऑल्सो भी यूनिक की, बट कैंडिडेट की क्या होता है ना, वो एक से अधिक एट्रीब्यूट का कलेक्शन हो जाता है। एक से अधिक एट्रीब्यूट का कलेक्शन अगर हमें कलेक्शन करने पे अगर हमें सारा एट्रीब्यूट मिल जाता है तो उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। क्या मतलब है, हालांकि इनरोल नंबर से हम सारे डिटेल्स पता कर सकते थे, पर इनरोल नंबर पे आधार नंबर अगर हम जोड़ देते हैं तब भी मिल जाएगा, इनरोल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर भी जोड़ देते हैं फिर भी मिल जाएगा। पर किसी का एड्रेस से हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि कोई स्टूडेंट कहाँ का है, अनटिल एंड अनलेस वो यूनिक हो। ये समझ में आ रहा, प्राइमरी की एक यूनिक की होता है जिससे कि हम लोग कोई भी डेटा को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमल सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जिससे कि हम लोग कोई भी टपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिनिमल सबसेट ऑफ होता है और एक से अधिक कैंडिडेट की हो सकता है। अभी के लिए इतना याद कर लो, डेफिनेशन खोज के याद कर लेना। अल्टरनेट कीज क्या होता है, जो कैंडिडेट की के अलावा, प्राइमरी की के अलावा जो की होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट की। सुपर की क्या होता है, सुपर की द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इज नोन एज सुपर की। फॉर एग्जांपल इनरोल नंबर, स्टूडेंट नेम एक्सेट्रा। A candidate key is a super key, but vice versa is not true. Super key क्या होता है, set of attributes which can uniquely identify a tuple, है ना। set of attributes that can uniquely identify a tuple उसको बोलते हैं सुपर की। मतलब क्या, इनरोल नंबर और स्टूडेंट नेम से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनरोल नंबर, स्टूडेंट नेम, आधार नंबर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनरोल नंबर, स्टूडेंट नेम, आधार नंबर, एड्रेस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, आधार नंबर, एड्रेस, पैन नंबर से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सुपर की क्या होता है, सुपर की एक इट इज़ अ की जिससे कि हम लोग कोई भी टपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैंडिडेट की और सुपर की में डिफरेंस क्या है। सुपर की एक सबसेट होता है, सबसेट मतलब जो भी होता है, छोड़ो उसको, उस पर डिटेल्स में मत जाओ, भावनाओं को समझो ना तुम लोग, हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसको समझो। कैंडिडेट की जो होता है वो मिनिमल सबसेट होता है, जैसे इनरोल नंबर, स्टूडेंट नेम कर दिए तो बस दो ही से हम लोग एट्रीब्यूट अगर पूरा आइडेंटिफाई कर लिए तो उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। पर सुपर की क्या होता है, सुपर की मिनिमल नहीं होता है, इट कैन बी वेरी, मिनिमल नहीं होता है, इट कैन बी वेरी। सो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट की कैन बी अ सुपर की, बट सुपर की कैन नॉट बी अ कैंडिडेट की। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो भाई, इतना से ज़्यादा नहीं करो, ठीक है। अब आगे आ जाओ।
फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की देखो, फॉरेन की क्या होता है कि अगर कोई दूसरा टेबल से कोई भी चीज की कनेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन की। फॉर एग्जांपल ऑर्डर आईडी है, यहाँ पर कस्टमर आईडी है, एक ऑर्डर टेबल है, एक कस्टमर टेबल है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑर्डर कितना करना है और ऑर्डर डेट क्या है, कॉस्ट क्या है और कस्टमर आईडी कौन ऑर्डर किया है। इसी तरीके से कस्टमर टेबल में भी कस्टमर आईडी होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा। तो जो ये कस्टमर आईडी जो इस टेबल में है वही इस टेबल में भी है, तो इसको बोलते हैं फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होता है, दिस इज अ फील्ड इन अ टेबल which uniquely identifies each row of another table. So it is a key in a table जिसमें कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अदर की इन द टेबल, तो इसको बोलते हैं फॉरेन की। अब नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलाइजेशन, वाई नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, क्यों? व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है of organizing the attribute of a database to reduce or eliminate data redundancy। क्या मतलब है इसका? डेटा को इस तरीके से अरेंज करना सो दैट डेटा रिडेंडेंसी को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। समझे? नहीं समझे? देखो हमारे डेटाबेस में बहुत सारे वैल्यू हो सकता है, जो भी मतलब एक से ज़्यादा प्लेस पे है। इनकन्सिस्टेंसी हो सकता है डेटाबेस पे, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ पे अलग अलग वैल्यू स्टोर है, तो उसको बोलते हैं इनकन्सिस्टेंसी। तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है ना, जिसमें कि हम लोग डेटा रिडेंडेंसी और इनकन्सिस्टेंसी और वैल्यू को हम लोग मिनिमाइज करते हैं। ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी खुद से पढ़ लेना क्या होता है। एक वैल्यू जो है दूसरे वैल्यू से डिपेंडेंट होता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन हम बता दिए। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि मिनिमाइजिंग रिडेंडेंसी होता है। देखो इसमें 3-4 चीज़ें हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, BCNF है, बायस कोड नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है। और एक फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी है शायद, तो इतना खुद से कर लेना। BCNF हो गया, BCNF इज इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इंडेक्सिंग क्यों करते हैं? इंडेक्सिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी एक्सेस होता है उसको फास्ट करने के लिए इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है। देखो जो भी इम्पोर्टेंट B+T खुद से पढ़ लेना अगर टाइम मिलेगा तो। एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? एसिड प्रॉपर्टीज़ नहीं बताए ना, 2 मिनट लगेगा बताने के लिए। एसिड प्रॉपर्टीज़ देख लो, एसिड प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले देखो ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी चीज़ का होना। ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी चीज़ का होना मीन्स एक लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन इज नोन एज ट्रांजैक्शन। अब छोड़ो इसको, अब क्या होता है वो भी भूल जाओ। ये समझो कि एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। एसिड प्रॉपर्टीज़ मतलब एटॉमिसिटी। सबसे पहले ए फॉर एटॉमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन, D फॉर ड्यूरेबिलिटी। समझ में आया? देखो एसिड प्रॉपर्टीज़, एटॉमिसिटी मतलब समझो। एटॉमिसिटी मतलब अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, अगर कोई ट्रांजैक्शन बीच में हुआ है तो उसको या तो वो पूरा होगा या तो वो नहीं होगा, उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है। एटॉमिसिटी मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो या तो वो पूरा हो जाएगा या तो वो नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। कंसिस्टेंसी मतलब जो भी डेटा बिफोर ट्रांजैक्शन था, है ना, वही डेटा आफ्टर ट्रांजैक्शन होना चाहिए। मीन्स इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा नहीं होना चाहिए। समझा? बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन जो है वो डेटा मेंटेन होना चाहिए। अगर वो ऐड करना है तो ऐड होना चाहिए, अगर सब्ट्रैक्ट होना है तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से बोलते हैं कंसिस्टेंसी। आइसोलेशन मतलब क्या? आइसोलेशन मतलब अगर कोई दो ट्रांजैक्शन हो रहा है जो कि इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, तो एक की वजह से दूसरे को क्या बोलते हैं, अफेक्ट नहीं करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं आइसोलेशन। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या? ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या? ये समझो कि ट्रांजैक्शन ड्यूरेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फेलियर होता है, किसी भी चीज़ से फेलियर होता है, तो हम आसानी से हम उसको रिकवर कर सकें। मीन्स जो भी चेंजेस है वो सेव होना चाहिए, लॉस्ट नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। इसको पढ़ लेना। शेड्यूल्स वगैरह हम नहीं देखेंगे कुछ भी।
इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल वगैरह, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, टाइप्स ऑफ सिस्टम, रोल बैक। देखो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, इतना कर लेना, उसके बाद देखना अगर टाइम मिलेगा तो अपना करना, नहीं होगा तो इतना काफ़ी है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आई बनाए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।